नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्रेसिव यूथ में। मैं हूं आपके साथ अक्षता झा और आज हेल्दी यूथ में हम यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर शिपिका के साथ, जिनसे हम जानेंगे कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और कैसे ये फीमेल हेल्थ को इम्पैक्ट करती है और किस तरीके से ये परेशान कर सकती है हमें, क्योंकि जो मातृ मृत्यु दर है उसमें करीब 4 से 6% जो है वो एक टॉपिक प्रेगनेंसी की तरफ से कंट्रीब्यूट होता है डेथ्स में। तो मैम, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच जी, तो सबसे बेसिक सवाल से शुरुआत करेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, क्योंकि कई बार महिलाओं को ये पता नहीं होता है कि वो प्रेग्नेंट है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं और अल्ट्रासाउंड में भी ये क्लियर नहीं होता है। और मेडिकल टर्म में एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर दूसरे जगह पे जो गर्भ है वो रह जाता है, ठहर जाता है, तो क्या होता है और कैसे इसमें महिलाएँ अपने आप को ठीक कर सकती हैं? इसके लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमारा जो जनांग होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। सब जानते हैं यूट्रस, बच्चेदानी होता है, अन्नदानी यानी ओवरीज होता है और साथ में एक ट्यूब होता है जो कि ओवरी को जोड़ता है यूट्रस से। ये एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस डायग्राम में ये हमारी ओवरी है, अन्नदानी, ये हमारी ट्यूब है जिससे अंडा निकलता है और इस यूट्रस में जाता है और जो फिर स्पर्म के साथ मिलता है योनि द्वार से जाने के बाद, आफ्टर सेक्स के बाद, तो यहाँ पर फिर वो लोग भ्रूण बनता है, एम्ब्रायो। एक अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भ्रूण यहाँ पर बड़े यूट्रस के अंदर। पर कई बार ये ओवरी से जो निकलता है अंडा वहीं पर रहता है और स्पर्म यहाँ से वहाँ चला जाता है ट्यूब के थ्रू। ये ट्यूब है, यहीं पर वो बन जाता है भ्रूण। ये भ्रूण को यहाँ से यहाँ जाने में 4 से 6 दिन लगता है। पर कई बार कई कारणों से, या तो ट्यूब ख़राब है, टॉर्चुअस है, या कोई इन्फेक्शन है जिससे यहाँ पे अंडादानी के बाहर आके बच्चा ट्यूब में फंस जाता है, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हमारे यूरी में हो जाती है, नले में हो जाती है, चाहे यूट्रस के कॉर्नुअल एंड में हो जाती है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी आखिर होता क्या है। आखिर आप समझ में आपको आ रहा होगा, अगर कोई भी भ्रूण यूट्रस के बाहर अगर निकलता है, ट्यूब में फंसता है, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी कि अस्थाग्निक गर्भावस्था। ये बहुत ही डेंजरस होता है और शुरू के 3 महीने पकड़ा जाता है। ये जनरली 6 हफ्ते से 14 हफ्ते के बीच डिटेक्ट हो जाता है। या तो मरीज़ को दर्द होगा, चाहे ब्लीडिंग होगा, चाहे उसको शोल्डर पेन होगा, या फिर वो बेहोश हो जाएगी, उसका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो जाएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होता है इसमें। तो इसमें हम लोग को जितनी जल्दी पता चल जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी है मरीज़ को, उसको बचा पाएंगे, वरना ये जानलेवा भी होता है। और शुरू के 3 महीने में सबसे पहले जो महिलाएं मरती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी से ही मरती हैं, ना कि अबॉर्शन से या फिर उल्टी वगैरह और किसी कारण से। जी, इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो दूसरे जगह पर ठहर जाना बच्चे का, साधारण भाषा में कहे तो इसके क्या शुरुआती लक्षण होते हैं? क्योंकि अगर प्रेगनेंसी आप जो उसका स्थान है वास्तविकता में अगर वहाँ नहीं है तो अल्ट्रासाउंड में भी मेरे ख्याल से डिटेक्ट नहीं हो पाएगा वो, और पीरियड्स भी उनके मिस हो जाती होगी। फिर तो कैसे इसको हम समझ पाएंगे या क्या शुरुआती लक्षण होंगे? सबसे पहला जो ध्यान रखना है मरीज़ों को, अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी उनको तारीख कब महीने का आया है उसका सही उनको रखना चाहिए रिकॉर्ड अपना। अगर आपको मान लीजिए महीना का दिन चढ़ गया है, 5-7 दिन ऊपर चढ़ गया है और आपको पेट पे दर्द हो रहा है, वो दर्द से आप बेहोश हो रही हैं, या फिर आपको हल्का ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर आपको पीरियड्स भी आया है पर थोड़ा 4-5 दिन डिले आया है और हेवी पीरियड्स नहीं है, लाइट पीरियड्स है, तो आपके माथे में होना चाहिए मैडम, गाइनी से मिल लेते हैं, देखते हैं कि एक्टोपिक तो नहीं हो गया हमको। और फिर आपको एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, बेहतरीन होता है TVS करवा ले, है ना, वजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है। पर अगर आपको कुछ भी लगे, दर्द हो, बेहोशी हो, कमजोरी हो, कंधे पे दर्द हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपका पीरियड जो है और सब समय से दिन चढ़ कर आया है, आपको तुरंत उस वक्त इट शुड बी अ रेड फ्लैग साइन फॉर यू। तो इस तरीके से हम इसको जान सकते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। और आफ्टर चेकअप आप क्या इलाज करते हैं शुरुआत में? मतलब क्या इसका अबॉर्शन होगा या कोई और तरीका है मेडिकली जिससे कि इसको बचाया जा सकता है पेशेंट को, या उस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है? जैसे मेरे पास मरीज़ आती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, हमें शक होता है, हम पहले उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ब्लड जांच करवाते हैं। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी फटा नहीं है, रप्चर नहीं किया, वो सैक में ही है और वो ट्यूब में फंसा हुआ है पर फटा नहीं है, तो उसका हीमोग्लोबिन ठीक रहता है। पर हमें दिखता है कि हाँ, बच्चा जो यूट्रस के बाहर है, अगर उसमें हार्ट रेट नहीं आया, बच्चा बहुत छोटा सैक है, उसका हम बीटा CG करवाते हैं और लेवल्स के अकॉर्डिंग बीटा CG का उसका हम फिर ट्रीटमेंट करते हैं। मान लीजिए कि उसका बच्चा बहुत ही छोटा है, अभी सैक बना ही है और शुरुआती अवस्था में हार्ट रेट भी नहीं आया, तो उसका दवा से भी इलाज संभव है, बिना पेट चीरे, बिना लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशंस के। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप समय से आप डॉक्टर के पास पहुंच जाए, वरना अधिकतर मरीज क्या होता है ना, वो बेहोश हो जाते हैं, होश में नहीं होते हैं, BP पल्स सब खत्म हो जाता है, तब उसको लाद लाद के लाता है स्ट्रेचर पे, एम्बुलेंस में करके नर्सिंग होम में, तो बस विकल्प बचता है पेट खोलने का, बस वो रप्चर ऑलरेडी हो चुका होता है। इसलिए एक अच्छा अल्ट्रासाउंड सेंटर पे जाना चाहिए,
आपको शक अगर है कि आपको एक्टोपिक रप्चर अगर है, अगर पेन प्रेगनेंसी है, अब तुरंत डॉक्टर के पास आएँ। शुरुआती दौर में अगर सही से चल गया हम लोगों को तो एक दवा आती है मेथोट्रेक्सेट, वो दिया जाता है इंजेक्शन के रूप में। एलएफटी केएफटी के बाद रिपोर्ट्स अगर लीवर किडनी नॉर्मल होते हैं तब, और बहुत ही बढ़िया से उसका दवाई से ही इलाज हो जाता है। पर अगर मरीज़ का एक्टोपिक रप्चर हो चुका है, प्रेगनेंसी का सैक फट चुका है, अंदरूनी ब्लीडिंग हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, तो हमें मरीज़ की जान बचाना है तो तुरंत उसका पेट खोलना पड़ता है लेप्रोस्कोपिक विधि से, चाहे ओपन सर्जरी से, और उस सैक को ट्यूब के साथ हटाना पड़ता है, जिसे हम साल्पिंजोस्टमी कहते हैं या साल्पिंजेक्टमी कहते हैं, ठीक है ना। और वो कई बार देखा गया है कि अगला ट्यूब जो होता है दूसरा ट्यूब से आराम से माँ फिर बन सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ट्यूब अगर हट गया तो फिर माँ नहीं बन पाएगी वो। जी, मैं इसी सवाल पे आ रही थी कि क्या इससे, जैसा कि आपने कहा कि एपिडिडिमिस कई बार फट जाता है अगर वो एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, तो क्या इससे बांझपन की तरफ जा सकती है महिलाएं? क्या इनफर्टिलाइजेशन हो जाएगा उनमें? जैसे हमें भगवान ने, कुदरत ने दो आँखें दी, एक आँख आप बंद कर लो, आपको दिखाई भी पड़ रहा है ना, एक कान बंद कर लो, सुनाई पड़ रहा है, एक नाक बंद करो, सांस ले पा रहे हो, वैसे ही दो ट्यूब्स हमारे पास, अगर एक ट्यूब डैमेज भी हो जाता है दूसरे ट्यूब से आप बहुत बार माँ बन सकती है। ऐसा नहीं है कुछ ऐसा बात है, पर हाँ आपको ध्यान रखना है कि अगर टॉपिक हो चुका है आपको तो आपको 10% चांस दूसरे ट्यूब में टॉपिक होने का। तो नेक्स्ट टाइम यू हैड टू बी वेरी सीरियस अलर्ट। आपको ध्यान रखना अपना जो इन्फेक्शन है जनांग का, उसमें ट्रीटमेंट करना है, तब प्रेगनेंसी प्लान करना, डॉक्टर की निगरानी में ही प्लान करना। पर हाँ बांझपन का ऐसा कुछ नहीं। इनफैक्ट कई बार देखा गया है कि ट्यूब्स दोनों डैमेज हो भी जाता, तब भी प्रेगनेंसी होता है आईवीएफ के थ्रू, है ना। तो ऐसा नहीं कि आपको प्रेगनेंसी टॉपिक वैसे ही ठीक है, और अगर ट्यूब्स डैमेज दोनों तब भी आपको आईवीएफ लगेगा, वरना फिर आप कुदरती एक ट्यूब से ही बच्चा ले सकती हैं। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि बांझपन तो नहीं होता है, पर एपिडिडिमिस फट जाने से डेथ रेट, हाँ जी, ट्यूब्स फट जाने से डेथ रेट क्योंकि बड़ा आंकड़ा है, जब जो कि शादी नहीं हुआ है, दे शुड यूज सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, लाइक दे कैन यूज कॉन्डोम्स एंड दे कैन ट्रीट देयर एसटीडीज यानी कि सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीजेस, ताकि उनको एक टॉपिक का रिस्क ही खत्म हो जाए, है ना। आप कॉन्डोम यूज़ करोगे तो आपका कॉन्डोम के यूज़ करने से आपका जो है सीमेन का स्पर्म जाएगा ही नहीं वजाइना में, तो आपको एक टॉपिक होगा ही नहीं, अंडा और सीमेन का मिलन ही नहीं होगा, है ना। इससे क्या होता है, कई बार है ना पेशेंट को एक टॉपिक का खतरा ही रहता है। वरना हमें इतना दुख होता है कि लड़कियां आती हैं जी माँ बाप की शादी बच्चों की नहीं होती, हमें पेट खुलना पड़ता है क्योंकि टॉपिक हो चुका होता है उनको, है ना। तो हम समझाते हैं उनको कि बेटा आप शुड बी अलर्ट फॉर योर, क्या कहते हैं, वो सब सारी यंग होती हैं, सारी 15 ईयर्स प्लस होती हैं। और सेकेंड बात ये कि आपको हमेशा अपना सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ का इन्फेक्शन का इलाज कराना हमेशा अपना। हाँ स्मोकिंग इज़ ऑल्सो फैक्टर, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। और आपका एक ही इसमें तरीका है बचाने का, ट्यूब, और ये कि आपकी इस कंडीशन को ख़त्म करें, दवाई तक ख़त्म करने का, कि अब जल्द से जल्द आप उसको डायग्नोज कर पाएँ। जितना लेट होता चला जाएगा वो सैक बढ़ता चला जाएगा, 5 वीक से 6 वीक, 6 वीक से 7 वीक रप्चर कर जाएगा। फिर आपको बहुत खतरा होता है ट्यूब हटाने का, ब्लीडिंग कंट्रोल करने का, और माँ का डेथ ब्लीडिंग से ही होता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टाइम होता है ब्लीडिंग का। उस वक्त में अपने आप तुरंत पेट खोल करके अगर आपने लेप्रोटमी कर दिया, ओपन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर लिया और ट्यूब हटा दिया, ब्लीडिंग को बंद कर दिया, ऑक्सीजन अब सैक कर दिया, तो मरीज पूर्णतः ठीक हो जाता है। साथ ही आपसे एक और सवाल है मेरा कि खान पान से क्या इम्पैक्ट हो सकता है? क्या खान पान या जो ईटिंग हैबिट्स अभी के समय में ये है कि लोग फास्ट फूड की तरफ, जंक फूड्स की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, बहुत लोग नाइट शिफ्ट्स करते हैं, क्या इन सब का भी इम्पैक्ट होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए? ऐसे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, पर इनडायरेक्ट है कि स्मोकिंग से हम कहते हैं कि ओवा जो होता है उसका जो मोटिलिटी हैम्पर होता है, और ख़ासकर जंक फूड्स में ज़्यादा एस्ट्रोजेंस, फाइटोएस्ट्रोजेंस जब होते हैं तो उससे हम ये कहते हैं कि मोटिलिटी थोड़ा सा डिक्रीज़ होता है ओवा का, तो उससे कहते हैं कि ट्यूबल फैक्टर उसमें फिर प्ले करता है। तो इनफैक्ट हर तरह का आइटम जो होता है जो कि सुगड़ी होता है, या फिर ज़्यादा उसमें स्टार्च होता है, या फिर उसमें ज़्यादा आपका कंटेंट होता है फैटी, वी शुड अवॉइड देम। एंड स्मोकिंग इज़ कम्प्लीट नो फॉर द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑफ वीमेन। स्मोकिंग ड्रिंकिंग शुड नॉट बी, क्योंकि सब कुछ का लिंक होता है, वैसे सर्किल होता है। आप स्मोक करोगे, ड्रिंक करोगे, फिर आप अनसेफ सेक्स प्रैक्टिस करोगे, है ना, तो दैट माइट लीड टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो बेटर टू यूज़ कॉन्डोम, है ना। एंड ऑल्सो ऑलवेज ट्राई टू हैव अ पेरिनियल हाइजीन, ताकि सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ ना हो, आपके ट्यूब्स हेल्दी रहें, है ना। और रेगुलर चेकअप में रहो गायनेक के अपना, अगर यू आर हैविंग सेक्सुअली एक्टिव। और एज फैक्टर की भी आपने बात की, तो क्या एज फैक्टर भी होता है? क्योंकि डॉक्टर्स या गायनेकोलॉजिस्ट जिनसे मैं अभी तक मिली हूँ उन्होंने एक कॉमन चीज़ कही कि 28 साल एक एज होती है जहाँ तक आपको पहला बच्चा या पहली प्रेगनेंसी कर लेनी चाहिए फॉर योर हेल्थ, फॉर योर सेफ हेल्थ। तो क्या एक्टोपिक के लिए एज फैक्टर भी कोई बड़ा रोल प्ले करता है? ऑफ कोर्स, देखिए सब कुछ का भगवान ने समय और नियम बनाया है, पर आजकल लड़कियां शादी ही करती है 28, 29, 30 के बाद, सोचती हैं शादी करने, शादी करते 34, 35 हो जाता है। इनफैक्ट अब तो सब कैरियर ओरिएंटेड गर्ल्स हैं। विद द एज ना, विद द एज है ना, आवर
ओल्ड एंड आपका इमेज कम हो जाता है, जिससे समटाइम्स आपका एम्ब्रायो जो वीक बनता है और एम्ब्रायो का ट्रांसमाइग्रेशन नहीं होता है ट्यूब से यूट्रस की तरफ। तो दैट माइट लीड टू एक टॉपिक एडवांसिंग एज इज अ रिस्क फैक्टर फॉर एक टॉपिक इन फैक्ट, क्योंकि जितना एज होगा उससे ज़्यादा बीमारियाँ होंगी, एसटीडीज़ होंगी, है ना। उससे फिर आपके ट्यूब्स में करके टॉर्चोसिटी आती है, ट्यूब्स के वो जो होते हैं सीलिया वगैरह वो सब डैमेज हो जाते हैं, तो वो मूव नहीं करता एम्ब्रायो को टुवर्ड्स द यूट्रस। तो ऑफ कोर्स बेटर जो सूनर इट इज़ बेटर। बहुत धन्यवाद आपका। और लास्ट में एक मैसेज चाहूँगी जो हमारी महिलाओं के लिए और स्पेशली जो यूथ है उनके लिए, जो आप एक मैसेज देना चाहेंगे। मैंने क्या ऑब्जर्व किया पूर्णिया में कि अधिकतर एक टॉपिक उनको यहाँ पे हो जिनकी फैमिली कंप्लीट है पर उन लोगों ने लाइगेशन नहीं कराया है। मैं ये कहूँगी जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, जैसे जिनके बच्चे 14-15 साल के हैं, उनको भी एक टॉपिक हो रहा है। तो इसमें लापरवाही है ना आपकी, आपने बच्चा बंद नहीं करवाया, आपने खुद भी नसबंदी नहीं करा, ना पति करवाया, ना आपने कॉन्डोम इस्तेमाल किया, ना आपने कुछ ऐसा उपाय किया जिससे एक टॉपिक से बच सके। तो बहुत दुख होता है कि जबकि परिवार 3 बच्चे पूरे हो चुके हैं और टॉपिक फिर भी हो रहा है क्योंकि उनके लाइगेशन नहीं करवाया। तो अगर परिवार पूरा है, फॉर द प्लानिंग बच्चों को नहीं कर रहे आप, गेट लाइगेशन डन, या फिर कॉन्डोम यूज़ करो आप, है ना, एसटीडी यूज़ प्रिवेंट करो आप उसको, ताकि आप एक टॉपिक का शिकार ही ना बनो। एक कहावत है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। इसलिए मेरा कहना है कि गर्ल्स को जो कि शादी नहीं हुई है कि उनको प्लीज़ डोंट हैव सेक्स विदाउट यूजिंग कॉन्डोम्स। एंड सेकंड, फॉर द फैमिली हु हैव कंप्लीटेड देयर बच्चा उनका हो चुका पूरा, यूज़ कॉन्डोम्स और गेट लाइगेशन, ताकि आपका टॉपिक रिस्क खत्म ही हो जाए हमेशा के लिए। और हाँ, और हो भी जाता है डरने के बाद तुरंत आप लक्षण पहचानो अपना, रश टू योर नियर डॉक्टर एंड गेट योरसेल्फ ट्रीटेड। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो ये थी डॉक्टर शिपिका, जिनसे हमने जाना एक टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में और ये भी जाना कि कितना ज़रूरी है सेफ सेक्स प्रैक्टिस करना। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।